और टीवी चैनलों को जरा देखिए, योगी ने लिया ऐसा फैसला कि बांग्लादेश में मत जाएगा हर कंप और बांग्लादेश के तमाम मुसलमानों को मार के अभी 10 मिनट में खत्म कर देंगे, और वहां का प्रधानमंत्री ये वो, अरे उलट पुलट पागल हो गए हो क्या? सरकार मोदी जी के, योगी क्या करेंगे जी? योगी वहां दो चार मुसलमान को परेशान करेंगे, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने, उतने औकात है। दो चार पर बुलडोजर चला देंगे, उतने औकात है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर खड़े होने की औकात नहीं है। सबका एक औकात होता है पॉलिटिकल, यहां मोदी जी के हाथ में। लेकिन उस जुल्म पर भारत के हिंदू जश्न मना रहे हैं। वो लगता मौके की तलाश में थे कि जैसे वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा, वो यहां भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार शुरू करना चाहते हैं, वो यहां भी दंगा फसाद चाहते हैं। शायद सरकार मौन धारण करके तमाशा देखना चाहती है क्या? योगी ने लिया ऐतिहासिक फैसला, बांग्लादेश के हिंदुओं में खुशी की लहर, बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामी जिहादी फरार। अरे तो फरार तो हो गए, तो यहाँ के मीडिया को जो प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिल गया है। ये काम नहीं कर रहे हैं और सरकार चुप बैठी हुई है। सरवर साहब कैसे देखते हैं जिस तरह से अभी बांग्लादेश के जो हालात है वहां पे हिंदुओं पे जुल्म हो रहे हैं, और कंगना रनावत कहते हैं कि जो मुस्लिम देश है उसमें जो है मुस्लिम सुरक्षित नहीं, वो शरण लेने के लिए जो शेख हसीना भारत पहुंचती है, यानी कि जो ये एक बहुत जो वो उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है, तमाचा है कि जो कहते हैं जो हिंदू राष्ट्र पे और राम राज्य पे सवाल उठाते हैं। देखिए, बहुत बदकिस्मती है हमारे और हम लोगों की कि हमारे मुल्क के रहनुमाओं की सोच ऐसी हो गई। इस वक्त मसला 2-3 है। एक ये है कि किस मुल्क की क्या ताकत है ये दुनिया जानेगी। बांग्लादेश में उथल पुथल होता है। बांग्लादेश सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं, बल्कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में कोई भी तारीखदां क्यों ना हो, कोई भी इतिहासकार क्यों ना हो, सबने ये लिखा है कि भारत का हाथ था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटकर एक हिस्से को बांग्लादेश बनाया गया, और बंगाली अस्मिता का ख्याल रखते हुए बांग्ला बोलने वालों को स्वतंत्र करके अपना राष्ट्र दे दिया गया। इसमें अगर भारत ना होता तो जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज मौजूदा बांग्लादेश है, वो कभी भी बांग्लादेश न बनता, वो पूर्वी पाकिस्तान ही रहता। तो जिस देश को हमने आजाद कराया और देश बनाया, उस देश में तख्ता पलट से लेकर अकलियतों पर जुल्म तक की दास्तान पर तमाम तरह के चर्चे हो रहे। इस मुल्क की तमाम मीडिया अलग अलग तरह के बयान को हेडिंग बना बना के पेश कर रही है। सब कुछ हो रहा है मगर जुल्म रुक नहीं रहा है। सवाल कई पैदा होते हैं कि इसका मतलब आलमी सतह पर जो डंका बजाया जा रहा था कि वर्ल्ड माने ग्लोबल लीडर जो है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और रैंकिंग में नंबर 1 आ गए, और उनको पछाड़ा और पुतिन को पछाड़ा, बाइडेन को पछाड़ा। तो अब सवाल पैदा होता है कि आपको बांग्लादेश का ये मरियल सेना प्रमुख कैसे पछाड़ रहा? सवाल तो पैदा होगा ना। बांग्लादेश की औकात बर्मा से भिड़ने की नहीं। बर्मा में जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ, माइनॉरिटी पर, तो बांग्लादेश ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा उसका। तो फिर भारत का क्या हाल है भाई? ये सवाल तो लोग पूछेंगे। और भारत के लोगों को बेजाय इसके कि वो हिंदू मुसलमान करें, भारत सरकार से यह भी पूछना चाहिए कि आपकी ताकत कहां पर है? क्या कर रहे हैं? अखंड भारत का जो नारा, जो आलाप करते हैं, बार बार कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। तो आ तो गया अखंड भारत बनाने का वक्त। तो अब आप क्या कर रहे हैं? इससे बेहतर और कौन सा मौका आपको मिलेगा भाई, कि जहां वो सेना प्रमुख मनमानी कर रहा है, जहां वो कठपुतली सरकार के बस का नहीं है कि वो माइनॉरिटी पर जुल्म को रोक सके, वहां के हिंदुओं पर अत्याचार को रोक सके, तो वैसी कठपुतली सरकार को उखाड़ कर कम से कम फेंक दीजिए। इतनी तो ताकत लाइए। अपने मन का पसंदीदा सरकार बना दीजिए, इतनी तो ताकत लाइए। वहां के सेना प्रमुख को दबाव में लाइए, इतनी तो ताकत लाइए। आपके पास तो ताकत ही नहीं है। इसका मतलब आप सिर्फ फिरका परस्ती को बल देते हैं। बांग्लादेश को आपने अच्छा मौका समझ लिया मुल्क के हालात को खराब करने के लिए। इसका मतलब वो जहां वहां जो कुछ हो रहा है, वहां के हिंदू मर रहे हैं, तो यहां के कथित तौर पर हिंदू के नेता बनने वाले, हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले, हिंदुओं के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा देने वाले खुशी मना रहे हैं। तभी तो वो कुछ नहीं बोल रहे। मामला केंद्र का है। और टीवी चैनलों को जरा देखिए,
योगी ने लिया ऐसा फैसला कि बांग्लादेश में मत जाएगा हर कंप और बांग्लादेश के तमाम मुसलमानों को मार के अभी 10 मिनट में खत्म कर देंगे, और वहां के प्रधानमंत्री ये वो, अरे उलट पुलट पागल हो गए हो क्या? सरकार मोदी जी के, योगी क्या करेंगे जी? योगी वहां 2-4 मुसलमान को परेशान करेंगे, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने, उतने औकात है। 2-4 पर बुलडोजर चला देंगे, उतने औकात है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर खड़े होने की औकात नहीं है। सबका एक औकात होता है पॉलिटिकल। यहां मोदी जी के हाथ में 50 न्यूज देख के मैं पक गया यार, क्या हो गया चैनल वालों को, सारे टीवी चैनल में योगी ने लिया ऐतिहासिक फैसला, बांग्लादेश के हिंदुओं में खुशी की लहर, बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामी जिहादी फरार। अरे तो फरार तो हो गए, तो यहाँ के मीडिया को जो है प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिल गया है। ये काम नहीं कर रहे हैं और सरकार चुप बैठी हुई है। सरकार बिल्कुल आंखें मूंद के बैठी हुई है। यही मीडिया कहती थी ग्लोबल रैंकिंग में अभी मोदी जी ने इसको पछाड़ दिया। अरे कम से कम उसको तो पछाड़ दो जो पड़ोस में है, जिसको हमने पैदा किया था, जिसको हमने बनाया था, संवारा था, सजाया था, बढ़ाया था, उसको तो तुम पछाड़ नहीं रहे हो। वो उल्टा अमेरिका और चीन और पाकिस्तान पता नहीं किस किस से मिले हुए हैं। टोटल जो ग्लोबल हिस्ट्री है और तख्ता पलट की दास्तान है, उसमें 2 तरह का व्यू सामने आ रहा। एक व्यू ये आ रहा कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर यह काम किया, लेकिन दूसरा व्यू आ रहा नहीं, चूंकि शेख हसीना चीन की तरफ बढ़ रही थी तेजी से, चीन से उनकी दोस्ती ज्यादा हो रही थी, व्यापार और सौदे और एग्रीमेंट ज्यादा हो रहे थे, इसलिए अमेरिकी ताकत ने इस्लामिक कट्टरपंथियों से मिलकर तख्ता पलट कर दिया। अब यह मसला भी है, इसमें मतलब इस पर भी यकीन किया जा सकता है, इस पर भी किया जा सकता, लेकिन यह तहकीक कौन करेगा? अगर अमेरिका की इतनी बड़ी हिम्मत कि वो बांग्लादेश का तख्ता पलट सकता है, पाकिस्तान का पलट सकता है, अफगानिस्तान का पलट सकता है, जो कि पलटा उसने जब अफगानिस्तान में रूस परस्त सरकार थी, जिसको फांसी पे तालिबान ने लटकाया था, मैं उस लीडर का नाम भूल रहा हूं, जो कम्युनिस्ट का नेता था जिसको तालिबान ने फांसी पे लटका दिया, उसका क्या नाम था मैं अभी दिमाग से मेरे निकल रहा। वो रूस समर्थित सरकार थी अफगानिस्तान में, तो तालिबान ने उस पर कब्जा किया और तालिबान ने उसको निकाल के बाहर किया और जो हुक्मरान था उसको तख्त पे लटका दिया। फिर उसी तालिबान का सत्ता हटाकर फिर करजई और मरजई को बनाया प्रधानमंत्री, फिर करजई को हटा के तालिबान। तो ये तो अमेरिका का खेल है। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ इमरान खान के साथ हुआ, इमरान खान ने भाषण में कहा कि अमेरिका का हाथ है। एक दस्तावेज भी लीक हुआ पाकिस्तान में जिससे यह साबित हो गया कि हाँ अमेरिका का हाथ है। तो श्रीलंका में भी अमेरिका का, भाई अमेरिका का हाथ कितना है? रावण के जो सर 10 थे, अमेरिका के हाथ कितने हैं कि उसके हाथ पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है। और भारत क्या कर रहा? भारत हाथ समेट के बैठा हुआ, तो कहीं अमेरिका का हाथ यहां भी तो ना आ जाएगा? ये तो भाई एक स्वाभाविक प्रश्न है कि आपके चारों तरफ अमेरिका का हाथ है, अमेरिका चाइना का दुश्मन है और भारत भी चाइना का दुश्मन है। खेल नहीं समझ में आ रहा। आप लफ्जों में बताइए कि वहां बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है या नहीं? नहीं, जुल्म हो रहा भाई, यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन उस जुल्म पर भारत के हिंदू जश्न मना रहे हैं। वो लगता मौके की तलाश में थे कि जैसे वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा, वो यहां भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार शुरू करना चाहते हैं, वो यहां भी दंगा फसाद चाहते हैं। शायद सरकार मौन धारण करके तमाशा देखना चाहती है क्या? कोई संदेश किसी के लिए नहीं, देश के लिए कोई संदेश नहीं दिया गया। अभी गाजियाबाद में आपने वो वीडियो पिंकी चौधरी का देखा होगा, और बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर कई जगह ये शुरू हो गया मामला। सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ा जा रहा लगातार। सरकार को इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए था, देश में भी एक मैसेज देना चाहिए। चौधरी समेत जो है 15-20 लोगों पे FIR तो हुआ है। सब FIR तो हमको मार दे, फिर FIR हो जाए, फिर मार दे, फिर माहौल तो खराब हो जाएगा। माहौल ही तो बेहतर बनाना है इस मुल्क में। अगर दुश्मन मुल्कों के मकसद में यह शामिल है कि भारत का माहौल भी खराब हो, भारत भी अस्थिर हो, कई छोटी मोटी पार्टियां और संगठनों के थ्रेट आने लगे हैं, यहां भी आंदोलन होगा, छात्र आंदोलन होगा, बेरोजगारी का आंदोलन होगा, ये होगा वो होगा, और मोदी थैला लेके भाग जाएंगे, ये सब लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये सब कुछ सरकार देखकर खामोश क्यों है? क्यों नहीं सरकार देशवासियों को एक सीधा संदेश देती, और क्यों नहीं बांग्लादेश के सरकार को एक सीधा संदेश देती कि बांग्लादेश के तख्त नशीनों कान खोलकर सुन लो, मेरा नाम भारत है। अगर तुमने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद नहीं किया तो तुम्हारा हुक्का पानी हम बंद कर देंगे, और नहीं होगा तो फौजी कार्रवाई कर देंगे, हम तुम पे हमला कर देंगे। कुछ तो बोलिए जनाब, हम सुनना चाहते हैं ना।
लेकिन नहीं, बोला नहीं जा रहा, उल्टा कहा जा रहा, अच्छा वहां हिंदू को मार रहा है तो यहां मुसलमान को मारेंगे। लो, दुश्मन तो चाहिए ही रहा कि भारत में भी अस्थिरता हो, तुम वही कर रहे हो, तुम भी वही चाह रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी नीयत देश के लिए सही नहीं है, तुम राष्ट्रवादी नहीं, और तुम्हारी नीयत हिंदुओं के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का हिंदू भी हिंदू है, भारत का हिंदू भी हिंदू है। अगर वहां हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो यहां की हिंदूवादी सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। हम लोग इंतजार में हैं कि सरकार कब ये ऐलान करेगी, कब बांग्लादेश की सरकार को आप बधाई दे रहे हैं, नई सरकार को, अच्छी बात है। भारत सरकार चाह रही है कि जो हालात बिगड़े, में ये होता है कि आप बधाई देते हैं, लेकिन बधाई के साथ आपको एक थ्रेट भी करना चाहिए था कि आपको एक टाइम पीरियड दिया जा रहा है, 24 घंटे में, 48 घंटे में ये खबरें खत्म होनी चाहिए, इन खबरों पर लगाम लग जाना चाहिए, इस खबरों पर विराम लग जाना चाहिए। ले दे के वही खबर, टीवी खोलिए टीवी, अभी देखिए वही हो रहा, बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म, और योगी ने बोल दिया धावा, मोदी ने बोल दिया धावा, फौज ने बोल दिया धावा, विदेश मंत्री के एक बयान से चारों खाने चितर, सब तुम कह ही रहे हो, दोनों बात तुम ही कह रहे हो। जब विदेश मंत्री के एक बयान से बांग्लादेश चारों खाने चित ही हो गया, योगी के धमकी से कट्टरपंथी भाग ही गया वहां, फिर हमला कौन कर रहा? सवाल होगा कि नहीं होगा पैदा। दूसरी तरफ मुसलमानों का एक गैंग है, वो तस्वीर दिखा रहा, देखो यूनिवर्सिटी के बच्चे मंदिर की हिफाजत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसे माहौल क्यों बन गए कि मंदिर की हिफाजत करने के लिए तुमको खड़ा होना पड़ा? इसका मतलब हमले हो रहे हैं, इसका मतलब माहौल खराब है, इसका मतलब कि कोई गैंग है वहां भी कट्टरपंथियों का, जो जानबूझकर वहां के अकलियतों को टारगेट कर रहा। तभी तो उनकी सुरक्षा के लिए उतरना पड़ रहा आपको। फौज नहीं उतर रही, पुलिस नहीं उतर रही, यूनिवर्सिटी के छात्र उतर रहे हैं, मदरसे के छात्र उतर, वो सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही। तो कुल मिलाकर ये बहुत गंभीर मामला है। लेकिन इस तरह की भी खबरें आ रही है कि वहां के हिंदुओं पे, माइनॉरिटी पे जुल्म नहीं हो रहा, बल्कि जो शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए थे, चाहे नेता हो, लीडर है, उनके फैमिली वाले, उन पे जुल्म हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। देखिए, दो बातें हैं, भारत में अस्थिरता आएगी। गुजरात में दंगा हुआ था तो एहसान जाफरी को जलाया गया था। एहसान जाफरी कांग्रेस के सांसद थे, तो कोई ये कहे कि हमने कांग्रेस के सांसद को मारा, मुसलमान को नहीं मारा, ये लॉजिक कहीं समझ में नहीं आएगा। शेख हसीना के पार्टी से जुड़े लोगों से अगर आपको इतनी नफरत है तो एक ऐलान कर दिए कि बांग्लादेश में एक भी, जितने उनके एमपी जीते हैं भाई, 200 कुछ एमपी उनके थे, तो क्या 200 जो एमपी थे, 150 200 वो सब मार दिए गए। उनके जो राज्यों में विधायक थे मार दिए गए, काउंसलर मार दिए गए, उनके जिला अध्यक्ष मार दिए गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष मार दिए गए। उनके क्या मतलब है? ये कोई लॉजिक नहीं है। हो सकता है 2-4 लीडरान ऐसे हों, जब तख्ता पलट होता है तो किन्हीं की गिरफ्तारी होती है, किन्हीं पर हमले होते हैं, ये छोटे मोटी बातें होती हैं, लेकिन मंदिरों पर हमले का क्या मतलब? मंदिर भी शेख हसीना के समर्थन में था क्या? मंदिर में जो स्थापित मूर्तियां हैं वो भी शेख हसीना के लिए प्रार्थना कर रही थी। कि ये सब बकवास की बात है, लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। शेख हसीना को आपने पद मुक्त कर दिया, वो भाग गई, फरार हो गई, आपकी सरकार बन गई, आपको कैबिनेट में शामिल कर लिया गया, छात्रों को शामिल कर लिया गया, तमाम बुद्धिजीवियों को शामिल कर लिया गया, सूदी निजाम चलाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता सूद के समर्थक को लोग हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। आपको पता है मोहम्मद यूनुस के बारे में? लोग कहते हैं जमात इस्लामी बांग्लादेश एकदम इस्लामी हुकूमत लाएगी। तौबा अस्तगफार, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मोहम्मद यूनुस मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? इस सर्च करके देखें ना लोग, मिला क्यों इनाम? नोबेल में पुरस्कार इसलिए मिला कि उसने गांव गांव तक माइक्रो फाइनेंस का काम करवाया। ये माइक्रो फाइनेंस कौन सी चीज है भाई? हमें तो अंग्रेजी को हिंदी में बताना पड़ेगा ना। छोटे छोटे रकम को महिलाओं के समूह में, मैं जब खोड़ी गांव टूट रहा था तो मैं गया था रिकॉर्डिंग करने, तो वहां औरतें रो रही थी कि हम 20,000 लिए हुए, 40,000 भर चुके हैं, अब वो हमारा खड़ा हो गया, इधर घर टूट रहा और उधर फाइनेंसर कर रहे, पहले पैसा दो। ये जो माइक्रो फाइनेंसर होते हैं, ये सहारा की तरह, जेवीजी की तरह ये छोटी छोटी रकम देते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं किस्तों में। तो ये तो ब्याज का महाब्याजू आदमी मोहम्मद यूनुस, जिसने ग्रामीण बैंक को डेवलप करके ब्याज के निजाम को घर घर तक पहुंचाया था, बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। और माइक्रो फाइनेंस कंपनी ये ये मालिक रहा और इसको अमेरिका ने क्या कहते हैं वो नोबेल पुरस्कार दे दिया। तो अमेरिका की तो पॉलिसी होती है इस्लाम के खिलाफ। वो कौन मलाला थी ना, यूसुफ जई मलाला, उसको भी दिया, ठीक है। और जो भी मुसलमानों को नोबेल पुरस्कार मिला, जरा उनका डेटा निकाल लीजिएगा, वो सब इस्लाम के खिलाफ
काम करने वालों को ही दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। वो तो उसके बाप का पुरस्कार अमेरिका का, अमेरिका जिसको चाहे उसको दिला दे। तो मोहम्मद यूनुस को जो दिया गया है वो इसीलिए दिया गया था कि उसने कम से कम मुसलमानों को सूदखोर और ब्याजखोर बना दे। वो बना दिया, वो कामयाब हो गया। अब जमात इस्लामी बांग्लादेश से मेरा सवाल है कि तुम जवाब दो कि वो मोहम्मद यूनुस ब्याजखोर और हरामखोर है या नहीं। मैं ये कह रहा हूं सूद हराम है, और उस हराम को बढ़ावा देने वाला, उस हराम का प्रचार करने वाला, उस ब्याजी निजाम को, सूदी निजाम को घर घर तक पहुंचाने वाला कैसे वो मुसलमानों का लीडर और कायद हो सकता है? यकीनन वो अमेरिकी एजेंट है, अमेरिकी दलाल है, और उससे सबको सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, हमसे भी कई लोगों ने फोन में कहा बहुत अच्छी सरकार बन गई बांग्लादेश में, और वो नोबेल पुरस्कार विजेता, तौबा इस्तगफार करो यार, नोबेल मिला क्यों पहले ये तो पता लगा लो। नोबेल इसलिए मिला उसको कि उसने सूदी निजाम को गांव गांव तक पहुंचा दिया, मुसलमानों को ब्याजखोर बना दिया, हराम खाने की आदत डलवा दिया, इसलिए उसको इनाम मिल गया। अब वो उसको कार्यकारी प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसके दिल गुर्दा होगा, हराम खाने वाले में दिल गुर्दा नहीं होता, दिमाग भी उसका सल्ब कर लिया जाता। तो वो पूरे बांग्लादेश को अमेरिका के इशारे पर नचाएगा। अब देखते हैं हमारा जो भारत का विदेश नीति है वो कहां जाके क्या सेटअप बैठाता है। तो भारत में जो मौजूदा सरकार है यानी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो सीट परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं घटा है। तो क्या लगता है बांग्लादेश के जो हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट पोलराइज करने के लिए फिर से जो है कमबैक करने का एक माहौल बनाया जा रहा है? यही काम शेख हसीना कर रही थी, ये गलत तरीका है। आप वोट को निशाने पर रखकर मुल्क को दांव पर लगा देंगे। मुल्क बड़ा है या वोट बड़ा है? अगर मुल्क का माहौल खराब हो जाता है, मुल्क में खाना जंगी हो जाती है और आपकी सरकार बन जाती है, तो ये आपके लिए बेहतर है क्या? क्या आपके लिए रोने की बात? मैं अपनी जान दांव पर लगा सकता हूं लेकिन मुल्क के माहौल को खराब होने नहीं दे सकता हूं। यह सोच जब जिसके अंदर है वो राष्ट्रवादी है। मैं अपनी संपत्ति लुटा सकता हूं, मैं अपना खून पसीना बहा सकता हूं, मगर मुल्क में प्यार, प्रेम, एकता, शांति और भाईचारा रहे, इसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। यह सोच अगर है तब तो आप राष्ट्रवादी हैं, नहीं तो फर्जी राष्ट्रवादी हैं कि बांग्लादेश के बहाने, पाकिस्तान के बहाने, नेपाल के बहाने, श्रीलंका के बहाने आप अपने मुल्क में अस्थिरता फैलाकर पोलराइज करके आप वोट लेना चाहते हैं। जो लोग भी पोलराइज करके वोट लेना चाहते हैं वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो सकते। छात्र कोटा को लेकर के वहां भी छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे जो विद्रोह में कन्वर्ट हो गया। तो क्या लगता है भारत में भी छात्र प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो यहाँ भी कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं? नहीं, यहाँ हालात कभी नहीं ऐसे होंगे। यहाँ की सोच और दूसरे जगहों की, बांग्लादेश पाकिस्तान से भारत की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। आंदोलन यहाँ पहले भी बहुत हुए छात्रों के, अभी भी हो रहे हैं, होते रहेंगे, और आंदोलन से सरकार पर बहुत ज्यादा फर्क यहाँ कभी नहीं पड़ता है। आंदोलन को प्रशासन निपटता है, सरकार पर असर उसका नहीं पड़ता। कभी सेना ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया है और न करेगी सेना। लेकिन सरकार को और सरकार चलाने वालों को इस मुद्दे पर गंभीर हो जाना चाहिए।